हेलो एवरीवन, आज के मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन, उसी का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बता देना चाहते हैं कि जो चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, ये 10th का जो है पहला नंबर चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो आप एक ही साथ प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन एक ही साथ पढ़िएगा, लेकिन आप जब भारतीय भवन में आइएगा तो प्रकाश का प्रवर्तन एक अलग चैप्टर है, अपवर्तन एक अलग चैप्टर है। तो क्लास 10th का, और इसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीबीआई क्वेश्चन, वो इसमें क्वेश्चनों की संख्या 50 है। और ये अपकमिंग जो एग्ज़ाम है 2025 का 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 बिहार बोर्ड स्पेशली फॉर बीएससीबी, आप अगर अदर भी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं फिर किसी भी जिसमें फिजिक्स आती है 10th क्लास तक का फिजिक्स, उसके लिए आप इस क्वेश्चन सीरीज को लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग जब क्वेश्चन जब अटैम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन जब हम लगा रहे हैं तो मेरे साथ साथ जो है आप भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए और लास्ट में अपना जो है स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि 50 में से जो है आपका जो है कितना स्कोर रहा। 50 में से जो है आपका कितना स्कोर रखा उसको आप ऊपर लिखिएगा यहाँ, नीचे 50, उसको एक गोल घेरा में करके आप अपना नीचे स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, प्रकाश का प्रवर्तन पहला नंबर जो चैप्टर है हमारा प्रकाश का प्रवर्तन, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहता है ये कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा। देखिए, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर जो होता है जो हम लोग घर में यूज करते हैं, जो मिरर यूज करते हैं घर में, वही हमारा क्या है, समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो जब हम दर्पण के सामने जब होते हैं इस प्रकार से दर्पण के सामने, तो इसका प्रतिबिंब इधर बनता है। तो इधर जो बनता है प्रतिबिंब, ये हमेशा आभासी होता है यानी कि काल्पनिक होता है, और काल्पनिक होने के साथ साथ ये क्या होता है, ये हमारा सीधा प्रतिबिंब होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, काल्पनिक या फिर आभासी का या फिर सीधा, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप लोग जो है आंसर जो है अपने मन से या फिर वीडियो को पॉज करके जो है आंसर दीजिएगा और लास्ट में आप अपना स्कोर ईमानदारी से बताइए कि 50 में से कितना आया, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अगर समतल दर्पण अभी बताया पीछे एक नंबर जो क्वेश्चन था, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, दोनों प्रतिबिंब यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, समतल द्वारा जो दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या बनता है, तो हमेशा जो है आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग होता है। प्रकाश के किरण का जो सरल रेखा में जो अनुप्रयोग होगा वो किस में होता है, ये जो सूर्य ग्रहण है, सूर्य से जो लिखा है इसको आप लोग जो है थोड़ा सा इसको सूर्य ग्रहण कर लीजिएगा, इस प्रकार से लिख दीजिएगा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में, तारों के चमकने में, या फिर क और ख दोनों में होता है। तो देखिए, प्रकाश का जो किरणों का जो सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग होता है वो किस में होता है, तो सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग दोनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट ऑप्शन है। यानी कि यहाँ पे जो है सूर्य ग्रहण में भी होगा और चंद्र ग्रहण में भी होगा, दोनों में यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, घ। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करती है। बताइए, प्रकाश की किरण हम लोग पहले पढ़े, प्रकाश लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है ऐसे। तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, उसकी छाया कब बनती है, जब सीधी रेखा में गमन करेगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे अगर ये सीधी रेखा में प्रकाश गमन टेढ़ी मेढ़ी, तो यहाँ से तो ये होकर ऐसे निकल जाएगी, यहाँ से ये होकर ऐसे निकल जाएगी, तो इसका तो परछाई नहीं बन पाएगा। तो इसका छाया कब बनता है, जब प्रकाश हमारा जो है सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क। आगे चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी खड़ा है, तो
खड़ा कर रख देने पर उसका छाया कैसा बनता है। तो देखिए प्रकाश स्रोत के सामने मान लीजिए कि यहाँ ये कोई सन, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये सन है, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश ऐसे आ रही है, सीधी रेखा में गमन करते हैं, प्रकाश ऐसे आ रही है और यहाँ पे एक हरी रंग का हम छड़ी रखते हैं, फिर कोई भी कलर का हम यहाँ पे एक छड़ी रखते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब इसके पीछे जो बनेगा वो कोई भी रंग का रखिए, ये हमेशा क्या बनेगा, ये हमेशा जो है ये प्रतिबिंब हमेशा किस रंग का बनेगा, ये हमेशा काला रंग का बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। तो प्रकाश स्रोत के सामने जब रुकावट रखेंगे तो छाया बनेगा और उपछाया, ये दोनों बनेगा। तो दोनों बनेगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं कि इसमें दिया प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसका छाया कैसा बनता है। अब मान लीजिए कि प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश है, ऐसे प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रही है। अब सीधी रेखा में जब गमन कर रही है तो यहाँ पे हम एक गेंद को रख देते हैं। यहाँ पे हम मान लीजिए गेंद को रख दिए। अब गेंद को जैसे ही रखेंगे तो इसका जो छाया बनेगा इधर, इसका जो इधर छाया बनेगा इसके पीछे, वो क्या बनेगा, सर्कल ही बनेगा, एक गोल सर्कल बनेगा छाया इसका। तो गोल सर्कल बनेगा यानी क्या, ऐसा बनेगा, वृत्ताकार बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, और इसको केवल आप लोग देखिए नहीं, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है। प्रकाश कहा जाता है, ध्वनि, तरंग या इनमें से कोई नहीं। अब दृष्टि देखने के लिए हम किसका, देखने के लिए जो है यहाँ पे मान लीजिए आई है, अब दृष्टि के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रकाश का यूज करते हैं, सिंपल सा बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है 9 नंबर कि प्रकाश एक रूप है। प्रकाश एक किसका रूप है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने जो है, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या करती है, गर्म करती है। यहाँ पे देखिएगा माध्यम में प्रकाश की किरण जो होता है तो क्या करती है, माध्यम में गर्म करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों को गति प्रदान करती है, या फिर घ नंबर क ख ग तीनों, यानी कि ये तीनों होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके सामने, इसका आंसर जो है जल्दी नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए, या फिर बताइए अपने मन से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद नहीं आता है तो आप नीचे रॉन्ग ऐसे काटिए कि हमारा 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया, 9 नंबर सही हो गया, 10 नंबर सही हो गया, इस तरह से गलत करके, और लास्ट में अपना स्कोर जो है कमेंट में जरूर बता के जाइएगा कि आपका इतना आउट ऑफ 50 कितना आया, वो बता के जाइएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि प्रकाश जो है वो गर्म, प्रकाश जब माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम में जब आती है तो कणों को गर्म कर देती है और उसके साथ प्रकाशित भी करती है और माध्यम के कणों में गति भी प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है, विकिरण ऊर्जा या एक बल है। तो प्रकाश तो एक बल है नहीं, क और ख दोनों, जब ख नहीं है तो यहाँ पे ख दिया यानी कि वो नहीं होगा, कोई नहीं हो नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क होगा। विकिरण ऊर्जा है, प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा का किस प्रकार का रूप है, तो विकिरण ऊर्जा के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। प्रकाश जो तरंगे होते हैं वो किस प्रकार की तरंगे होती है, ध्वनि तरंग के समान होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, कोई तरंग नहीं होती, इनमें से कोई नहीं। तो आपका पता होना चाहिए कि प्रकाश तरंगे जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम आवश्यक है। किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है प्रकाश के गमन के लिए, द्रव्यात्मक माध्यम, किसी प्रकार का माध्यम नहीं, या फिर क और ख दोनों, यानी द्रव्यात्मक भी होगा और ख यानी किसी प्रकार का माध्यम नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा प्रकाश तरंगों को गमन के लिए किस प्रकार का माध्यम चाहिए, तो गमन के लिए जो है किसी प्रकार का माध्यम का जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का माध्यम का जरूरत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर आपके सामने कि
14 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा होता है, समान होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रकाश के जो तरंगदैर्घ्य होता है अन्य बाधाओं की तुलना में ये जो होता है बहुत ही छोटा होता है। बहुत ही क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। 15 नंबर प्रश्न जो है, प्रकाश किरण है, प्रकाश का बिंदु पथ है, किरण का बिंदु पथ है, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए 15 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए जल्दी से। 15 नंबर प्रश्न का आंसर जो है जल्दी जल्दी दीजिए आप लोग। कह रहा है कि प्रकाश किरण होती है, तो प्रकाश किरण जो होती है वह कैसा होता है? तो प्रकाश किरण जो होती है प्रकाश का बिंदु पथ होता है। प्रकाश का क्या होता है? बिंदु पथ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। अब देखो जैसे मान लीजिए कि ये बहुत सारा किरण का समूह है, ऐसे ऐसे आ रहा है, किरण का समूह ग्रुप होता है। तो किरण का समूह तो उसको हम किरण पुंज भी कहते हैं, प्रकाश पुंज भी कहते हैं, यानी कि क और ख क्या होगा? दोनों हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग, क और ख दोनों। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है, पूर्ण रूप से, अंशतः, अपरिवर्तित या फिर अवशोषित करता है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी उच्च कोटि के पॉलिश किए गए दर्पण है, ये कोई दर्पण रखा हुआ है इस प्रकार का, ये पूरा पॉलिश है, इसका जो ऊपर वाला ये सरफेस है पूरा पॉलिश, पूरा चिकना है। तो जब प्रकाश की किरणें जब आएंगी इस पर जब पड़ेंगी तो पूर्ण रूप से ये क्या कर देगा? परावर्तित कर देगी, पूर्ण रूप से वापस भेज देगी अलग डायरेक्शन में, परावर्तित कर देगी, उसी क्षेत्र में, उसी सतह में भेजेगी, उसी समतल में भेजेगी, लेकिन डायरेक्शन अलग हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से जो है वो परिवर्तित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, तेल लगा कागज होता है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ जो होता है एक पारदर्शक होता है, एक अपारदर्शक, एक पारभासी। पारदर्शी, अपारदर्शी। पारदर्शी उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पदार्थ है, पारदर्शी उसको कहेंगे जो प्रकाश को आर पार हो जाने दे, इधर भी चला जाए, इधर भी, इधर से प्रकाश आया, इधर निकल गया, तो इसको हम लोग पारदर्शी। अपारदर्शी, अपारदर्शी किसको होते? जो प्रकाश को इधर से इधर नहीं जाने दे, मतलब इधर ही लौटा दे, इधर ही, या फिर ऐसे ही लौटा दे। तो अपारभासी उसको कहते हैं जो प्रकाश को अंशतः जाने दे, मतलब प्रकाश से जाएगा तो इसका थोड़ा थोड़ा मात्रा जो है ऐसे जाने दे, अंशतः। तो तेल लगा जो कागज होता है वो क्या होता है? तो वो हमारा पारभाषक या फिर प्रभाषी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को तरंग माना गया है, तो रंग भी नहीं माना गया है, कण माना गया है, कण नहीं माना गया है। तो और अगला है सभी उत्तर सही है, फिर दोनों में से कुछ, तो सभी उत्तर तो सही नहीं होगा क्योंकि पहला दूसरा गलत है, तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा कि दोनों में से कुछ नहीं माना गया है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? देखिए सन है, अब सन से प्रकाश जब आता है ना तो बहुत दूरी से आ रहा है, यहाँ से प्रकाश बहुत दूरी से जब प्रकाश आता है तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि समांतर किरण पुंज है। कैसा किरण पुंज है? समांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है। समांतर, सूर्य से जो प्रकाश आती है वो कैसा किरण पुंज रहती है? तो वो समांतर किरण पुंज रहती है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, कर कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो पहले भी बताया प्रकाश की किरणें कैसी गमन करती है? तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? आप तो सबको पता होगा, पहले ही पढ़े, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम होते हैं। 23 कह रहा है कि फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि क होगा। अवतल दर्पण से जो है फोकस पे जो भी किरण पुंज अभिसरित करने वाला जो किरण पुंज होता है वो परावर्तन के बाद क्या होता है? समांतर हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। 24 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ए बराबर r/2 सत्य होता है। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए भी होता है, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए भी, लेकिन समतल दर्पण के लिए नहीं होता है। समतल दर्पण में ए बराबर r/2 नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी क और ख। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, इसको देखिएगा थोड़ा सा, इसका ऑप्शन इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसका ऑप्शन थोड़ा बड़ा है,
चलिए 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ है। देखिए हम लोग जब दर्पण पढ़ते हैं प्रकाश का प्रवर्तन में तो अवतल दर्पण को पढ़ते हैं, उत्तल दर्पण को पढ़ते हैं और समतल दर्पण को पढ़ते हैं। तो कह रहा कि अवतल दर्पण में देखिए बात यहाँ पे क्या है, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी भी हो सीधा भी हो। देखिए सीधा प्रतिबिंब किस में होता है, सीधा प्रतिबिंब तो हमारा उत्तल में भी होता है, अवतल में होता है और समतल में भी होता है। अब बिंब से बड़ा होना चाहिए, बिंब से बड़ा वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वस्तु की स्थिति मुख्य फोकस और वक्रता फोकस के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे मतलब दूर, या फिर दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस पे। तो बताइए ऑप्शन नंबर डी है, कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। तो कहाँ होनी चाहिए वस्तु की स्थिति, अवतल दर्पण में जिसका प्रतिबिंब आभासी बने, सीधा बने और बिंब से बड़ा बने, आभासी बने, सीधा बने और बिंब से बड़ा बने। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा घ, दर्पण के ध्रुव और फोकस के मुख्य फोकस के बीच में, दर्पण के ध्रुव पे और मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 26 नंबर कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। बताइए दर्पण का जो चौड़ाई है उसको क्या कहा जाता है। तो दर्पण का जो चौड़ाई होता है उसको हम लोग जो है द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 27 नंबर, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। अवतल दर्पण का जब प्रकरण होगा उसमें प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा और क्या होगा, आवर्धन। आवर्धन यानी कि जो मैग्निफिकेंस होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक, धनात्मक और ख दोनों कोई नहीं। तो 27 नंबर का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर क है, यानी कि कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कैसा होता है। अब अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और सीधा बन रहा है, आभासी भी बन रहा है और सीधा बन रहा है। तो इसके लिए जो हमारा आवर्धन होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। अगला है 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न करा कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है। अब दर्पण है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है, अब दर्पण के सामने जो है इधर, दर्पण के इधर सामने जो है जो भी दूरी रहेगा वो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो 29 नंबर का जो आंसर है वो आंसर नंबर क्या है, ख, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है ऋणात्मक होता है। अगला देखें 30 नंबर प्रश्न, इस थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए अब ठीक है। इसका कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण के फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता के मापने की जरूरत है। यानी कि देखिए अवतल दर्पण है, एक सेकंड रुकिएगा, कह रहा कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया। पर्दे पर हम किसको प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को, रियल इमेज होगा यहाँ पे। कैसा इमेज होगा, रियल, वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगशाला में मापने के लिए जरूरत है। तो दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित कैसे करेंगे ये बताना है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर क्या है, क है। यानी कि दर्पण के पर्दों के बीच की दूरी को, दर्पण तथा पर्दे की बीच की दूरी को। 30 के बाद जो है 31 नंबर प्रश्न आएगा। 30 के बाद, अच्छा इसको बाय मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग 32 नहीं, इसको क्या कर लीजिएगा, इसको आप लोग 31 नंबर प्रश्न कर, पता ना क्या हो जा रहा है, एक सेकेंड, इसको आप लोग जो है 31 नंबर प्रश्न कर लीजिएगा। 31 नंबर कह रहा है कि उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। उत्तल दर्पण का बात है। उत्तल दर्पण में आपको पता होना चाहिए कि जो भी प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। तो इसका आवर्धन कैसा होगा ये पूछा है हमको। आवर्धन इसका कैसा होता है, आवर्धन इसका हमेशा जो है धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला देखिए 32 नंबर प्रश्न।
32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य, यानी कि किस दर्पण से हम लोग वाहनों के पीछे के दृश्य को देखा जाता है, जैसे मान लीजिए उसके मतलब साइड मिरर के रूप में लगाया जाता है, किस दर्पण का यूज किया जाता है। तो इसमें जो है हम लोग यूज करते हैं उत्तल दर्पण का, साइड यानी पीछे की चीज को देखने के लिए साइड मिरर में जो यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। 33 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब था। अभी बताएं, उत्तल दर्पण में हमेशा जो है आभासी यानी कि वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बोले तो सीधा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो इसमें केवल आभासी का यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। 33 के बाद देखते हैं 34 नंबर प्रश्न। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत जो है हाईलाइटेड क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। 34 नंबर प्रश्न की दाढ़ी बढ़ाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब, देखिए सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। अब चेहरे को कहाँ रखना चाहिए, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बाहर, वक्रता केंद्र के मुख्य फोकस पे। तो देखिए इनमें से कहीं नहीं रखना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 34 का। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। वास्तविक वस्तु हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला प्रतिबिंब कौन सा होता है, सीधा बनाए। तो देखिए समतल दर्पण भी सीधा बनाता है, उत्तल दर्पण भी बनाता है सीधा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कहीं इसका आंसर है। अब ये जो आंसर दिया हुआ है अवतल तो उल्टा भी बनाता है, तो ये नहीं होगा। अवतल यहाँ भी है, यहाँ भी नहीं होगा। अवतल उल्टा बनाता है, यहाँ भी नहीं। समतल सीधा, तो समतल और उत्तल एक ऐसा ऑप्शन नंबर का है, यही जो है हमारा आंसर होगा। 35 के बाद जो है 36 नंबर प्रश्न आपके सामने कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो वास्तविक प्रतिबिंब का प्रकृति हमेशा याद रख लिया आप लोग। वास्तविक प्रतिबिंब एक तो पहले वास्तविक प्रतिबिंब जो ये बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब ये जो दिया है वास्तविक प्रतिबिंब ये बनता है अवतल दर्पण में। किसमें बनता है, अवतल दर्पण में। उत्तल और समतल में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो उसका वो हमेशा उल्टा ही होता है। 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न 37 नंबर। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का यूज किया जाता है। जब हम दाढ़ी बनाने जाते हैं तो किस प्रकार का, अवतल का, उत्तल का, समतल का, या फिर इनमें से कोई नहीं, किसका यूज किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो है अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है। इस बिंदु की दूरी दर्पण से होगी। तो इस बिंदु की दूरी जो होगी ना दर्पण से वो 20 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर होगा तो उसकी फोकस होगी। हम लोग पढ़े हैं फोकस का फॉर्मूला क्या होता है, r/2 होता है। वक्रता त्रिज्या रेडियस दिया हुआ कितना 40 सेंटीमीटर, 2 करेंगे 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, मुख्य अक्ष जो होता है 40 नंबर प्रश्न आपके सामने कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर कैसा होता है, तो अभिलंब के रूप में होता है, तो सबको पता होना चाहिए। आगे 41 नंबर प्रश्न करते हैं। यहाँ से ये भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो। आप लोग जो है ये चीज याद कर लीजिए, जब हम ध्रुव पे रखते हैं, यहाँ पोल पे रखते हैं तो कैसा बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो कैसा बनेगा। देखिए अगर हम कहें कि ये दर्पण है, अब यहाँ पे जो है दर्पण होने के बाद जो है, अब ये तो यहाँ पे क्या होता है प्रधान, ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस को कहते हैं। यहाँ पे ये जो क्या होता है, अब यहाँ पे एक सेंटर और कन्वर्जेंस जिसको वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बीच में फोकस होता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग स्मॉल f यानी फोकस दूरी कहते हैं। तो अब वस्तु की स्थिति कभी यहाँ पे मुख्य अक्ष पे रख दिया जाएगा, कभी मुख्य अक्ष फोकस के बीच में, कभी फोकस पे, कभी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, कभी वक्रता केंद्र पे, कभी इधर अनंत ले लिया जाएगा, इधर अनंत पे रखा तो इसका। तो ये स्थिति आप लोग याद कर लीजिएगा कहाँ कहाँ बनता है।
एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका जो आंसर है आंसर नंबर का है वास्तविक और कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब और छोटा बनेगा। कब? जब जो है अवतल दर्पण में जो है वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच में होगी, तो वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है काल्पनिक और बड़ा, 41 नंबर, 41 का घ, 1 मिनट। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच होती है। वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस, यानी कि यहाँ पे जो है ध्रुव है और यहाँ फोकस के यहाँ बीच में रखा गया, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब ठीक है। कह कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दो की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस का संभवता है। दर्पण कैसा है? अब यहाँ पे देखिए फोकस दूरी ये माइनस में दिया हुआ, किस में दिया हुआ है? माइनस में। अब बताइए माइनस में जो है चिन्ह परिपाटी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें माइनस में फोकस दूरी किसका होता है? तो माइनस में फोकस दूरी जो है गोलीय दर्पण में है, तो यहाँ पे दोनों अवतल, दो अवतल दर्पण बनेगा तो दोनों अवतल का होगा, यानी कि 42 का आंसर जो होगा क्या होगा? क होगा। अगला है क्वेश्चन, सॉरी गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। अब मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर कहाँ से गुजरेगी ये बताना है, तो 43 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फोकस से होकर गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो ये तो पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण का होता है क्या? दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर ग। अब अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की दुगनी हो, तो फोकस दूरी जो है F बराबर क्या हम लोग सीखते हैं? R/2, तो उसकी त्रिज्या की क्या है? फोकस दूरी क्या है? आधी है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, 45। अगला है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अब बताइए फोकस दूरी किस में धनात्मक होगा? 46 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि फोकस दूरी बताना है किस में धनात्मक होगा, तो याद कर लीजिए फोकस दूरी जो है ये हमेशा जो है उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है। ठीक है। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर जो है किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो रोगी का जो भी पेशेंट होता है उसका नाक, कान, दांत ये सब का, गला का जांच करने के लिए जो डॉक्टर जो है किसका यूज करते हैं? तो इसका आंसर जो है आंसर नंबर क, अवतल दर्पण का ही यूज किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि I बराबर जो R नहीं लागू होता है, देखिए ध्यान से I बराबर, तो मतलब प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश आती का प्रकाश जाती है, ये प्रकाश की किरण, तो यहाँ पे कभी लंब खींचते हैं तो I जो है यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो यानी इस समतल दर्पण में होता है, तो समतल दर्पण में नहीं होता है, उत्तल में होता है, अवतल में होता है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क पूछा है कि नहीं होता है, किस में लागू नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? समतल दर्पण में लागू नहीं होता है। और ये आज के क्लास का ये लास्ट प्रश्न जो है कह रहा है कि टॉर्च से किस प्रकार के किरण पुंज, प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो ये लास्ट प्रश्न का आंसर जो है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना स्कोर भी बताइएगा कि 50 में से आपका स्कोर कितना आया है। ईमानदारी पूर्वक आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर इसको आप लोग करने में समर्थ है तो पहले जाइए और चैप्टर को जो है, जो भी चैप्टर है, फर्स्ट नंबर चैप्टर फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर है, उसको आप रिवाइज कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, और रिवीजन करने के बाद फिर वापस आइए इस चैप्टर पे, इस पे, और फिर वापस से जो है पुनः वापस से इस पे आइए और फिर से जो है दोबारा जो है इस वीडियो को देखिए और कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसका पार्ट 2 भी आएगा। अभी 50 क्वेश्चन है, 50-100 क्वेश्चन और करेंगे इस चैप्टर में, जिसमें हम लोग प्रकाश का अपवर्तन को भी इंक्लूड करेंगे, प्रकाश का परिवर्तन का और बहुत सारा क्वेश्चन है उसको भी लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।